यह देखकर चारों निकम्मों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? पैसे देते ही नारा जमीन पर कैसे गिर पड़ा? चारों नारे के पास जाकर देखने लगे तो उसकी सांसें पूरी तरह थम चुकी थीं और वह मौत की नींद सो चुका था। तभी चारों भागते हुए वापस उस तेली के पास गए और तेली से कहा, क्या आपको पता है कि रात को आपका नारा और भैंस आपस में बातचीत कर रहे थे? नारे ने भैंस से कहा था कि तेली उससे 300 रुपए मांगता है और भैंस ने नारे से कहा था कि तेली उससे 500 रुपए मांगता है। उसके बाद भैंस ने और बताया कि वह राजा के हाथी से 1000 रुपए मांगता है और हाथी राजा से 1000 रुपए मांगता है। ऐसी बात सुनकर तेली ने कहा, अगर ऐसी बात है तो क्यों न हम इस भैंसे की और राजा के हाथी की कुश्ती करा दें। जो हारेगा उसे 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तब चारों ने कहा, हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर चारों निकम्मे और तेली राजा के पास चल पड़े। कुछ ही देर में चारों निकम्मे और तेली राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा से मुलाकात की। बातों ही बातों में चारों निकम्मों ने राजा से कहा, महाराज हम आपके हाथी की कुश्ती करवाना चाहते हैं। तब राजा ने कहा, किससे और किसके साथ करवानी है कुश्ती? तब चारों निकम्मों ने कहा, महाराज यह जो तेली है इसके पास एक भैंसा है, उसी से कुश्ती करवानी है। राजा ने जोर जोर से हंसते हुए उत्तर दिया, कहाँ हाथी और कहाँ भैंसा? मेरा हाथी एक पैर के नीचे दबाकर भैंसे को मार देगा और पलक झपकते ही अपने पैरों तले उसे कुचल देगा। चारों निकम्मों ने कहा, यह तो बाद की बात है राजा जी, पहले आप हाँ तो भरिए। तब राजा ने कहा, क्यों नहीं, मेरे हाथी के साथ मुकाबला तुम जब चाहो करवा सकते हो। तब चारों निकम्मों ने कहा, तो क्यों ना आज ही करवा दें और दोनों में से जो भी हारेगा उसे 1000 रुपए देने होंगे। राजा ने कहा, ठीक है, तुम लोग हाथी और भैंसे की कुश्ती की तैयारी करो, मैं इतनी देर में गांव में ऐलान करवा देता हूँ। चारों निकम्मों और तेली ने कहा, ठीक है। इतना कहकर तेली और चारों निकम्मे वापस अपने गांव की ओर चल पड़े और राजा ने उसी वक्त अपने मंत्री को आवाज लगाई। मंत्री ने राजा की आवाज सुनकर तुरंत राजा के सामने उपस्थित होकर कहा, हाँ जी महाराज, क्या हुक्म है आपका, सुनाइए। तब राजा ने कहा, गांव में जाकर ऐलान कर दो कि आज तेली के भैंसे की और राजा के हाथी की कुश्ती अखाड़े के अंदर होगी, इसलिए सभी गांव वालों को देखने के लिए जरूर आना है। मंत्री ने इतना सुनकर कहा, ठीक है। उसी समय मंत्री और उसके सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर गांव की ओर चल पड़े और गांव में जाकर जैसे राजा ने कहा था वैसा का वैसा पूरे गांव में ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद वे वापस अपने महल में आ गए। थोड़ी ही देर बाद तेली और चारों निकम्मे उस भैंसे को लेकर अखाड़े की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में अखाड़े में पहुंच गए और धीरे धीरे गांव के लोग अखाड़े में इकट्ठा होने लगे। उधर दूसरी तरफ से राजा अपने विशाल हाथी को लेकर अखाड़े की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही हाथी चल रहा था धरती थर थर कांपने लगी। हाथी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह तुरंत अखाड़े में पहुंचकर भैंसे को अपने पैरों तले कुचल देगा। और थोड़ी ही देर में राजा अपने हाथी को लेकर अखाड़े के अंदर पहुंच गया। उसके बाद राजा ने चारों निकम्मों और तेली से कहा, चलो सभी गांव वाले लोग भी इकट्ठा हो चुके हैं और हाथी और भैंसा भी आ चुके हैं, अब इनकी कुश्ती का मुकाबला शुरू करते हैं। तब चारों निकम्मों और तेली ने कहा, हाँ क्यों नहीं महाराज, शुरू करते हैं। इतना कहकर हाथी और भैंसा दोनों को अखाड़े के अंदर भेज दिया गया और सभी लोग अखाड़े से बाहर आकर देखने लगे। भैंसा और हाथी दोनों मैदान में आमने सामने खड़े हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। भैंसा गुस्से में खूंखारता हुआ हाथी की ओर बढ़ता गया। हाथी की ओर 4 कदम और बढ़ा दिए। तब हाथी ने सिर हिलाते हुए अपना सिर जमीन पर झुका दिया और अपने घुटने जमीन पर टिका दिए। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने अपनी बंदूक निकालकर उस हाथी को गोली मार दी। गोली लगते ही हाथी जमीन पर गिर पड़ा और मौत की नींद सो गया। राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं अपने इस वफादार हाथी पर इतना भरोसा करता था, लेकिन इस हाथी ने इतनी जनता के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी है। हाथी के हारते ही चारों निकम्मे और तेली राजा के पास आ गए और राजा जी से बोले, आपका हाथी तो हार चुका है, निकालिए 1000 रुपए। तभी राजा ने अपनी जेब से 1000 रुपए निकाले और वह तेली को दे दिए। जैसे ही तेली ने 1000 रुपए अपने हाथ में लिए, उधर सामने खड़ा भैंसा जमीन पर गिर पड़ा और वह भी मौत की नींद सो गया। यह देखकर तेली राजा और चारों निकम्मों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, राजा के 1000 रुपए देते ही यह भैंसा जमीन पर कैसे गिर गया और मर गया। उसके बाद तेली ने 1000 रुपए में से 300 रुपए उन चारों निकम्मों को दे दिए और 500 रुपए खुद रख लिए और बाकी बचे 200 रुपए से उस भैंसे का दाह संस्कार कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद चारों निकम्मों ने सोचा कि यह नारा और भैंसा तो जैसे तैसे करके तेल की घानी निकालकर अपना उद्धार चुका गए, लेकिन हम लोग कैसे चुकाएंगे। तब चारों ने यह निश्चय किया कि अगर हम सेठ के ये 20-20 हजार रुपए नहीं देंगे तो क्या पता अगले जन्म में हमें कितनी तेल की घानियां निकालनी पड़ेंगी। उसके बाद चारों निकम्मे वापस उसी सेठ के महल की ओर चल पड़े। उस समय सेठ जी महल के बाहर टहल रहे थे। चारों निकम्मे सेठ जी के पैरों में जाकर गिर पड़े और दया की भीख मांगने लगे। चलो सेठ जी, जो हम आपसे 20-20 हजार रुपए चांदी के सिक्कों के रूप में लेकर गए थे, हमें वह नहीं चाहिए। हम ये आपकी अमानत आपको वापस लौटा रहे हैं। तब सेठ जी ने कहा, ऐसे कैसे मैं
ये 20-20 हजार रुपए की चांदी की पोटलियां अभी वापस नहीं ले सकता। हमारी बात हो चुकी है कि यह पैसे मैं अगले जन्म में ही लूंगा। इतना सुनकर चारों निकम्मों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगे और रोने लगे। नहीं सेठ जी, ये पैसे आपको अभी लेने होंगे। लेकिन सेठ जी ने साफ साफ मना कर दिया कि अब ऐसा वापस नहीं हो सकता। मैंने ये शर्त पहले ही रख दी थी। अंत में थक हार चारों निकम्मों ने कहा, ठीक है सेठ जी। इतना कहकर चारों निकम्मे वहां से वापस लौट गए। रास्ते में चारों एक दूसरे से चिंतित होकर बातचीत करने लगे। धनराज, सेठ जी ने तो यह पैसे वापस नहीं लिए, लेकिन हम इन 20-20 हजार रुपए के चांदी के सिक्कों का क्या करेंगे? तब चारों में से एक निकम्मे ने कहा, मैंने सुना है कि गांव में एक पंडित रहते हैं, क्यों ना हम उनके पास जाकर राय लें कि इन सिक्कों का हम क्या करें। तब तीनों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो फिर चलते पंडित जी के पास। देर किस बात की? इतना कहकर चारों उस बुजुर्ग पंडित के पास जा पहुंचे। पंडित जी ने चारों निकम्मों को देखकर कहा, क्या हुआ बच्चों, तुम चारों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चारों निकम्मों ने पंडित जी से कहा, पंडित जी हमें आपकी मदद चाहिए। पंडित जी बोले, क्यों नहीं, जरूर बताइए क्या बात है। तब चारों निकम्मों ने अपनी सारी बात पंडित जी को बता दी कि हम सेठ जी से 20-20 हजार चांदी के सिक्के लेकर आए थे, लेकिन अब हमें वे चांदी के सिक्के नहीं चाहिए। हम उन्हें वापस देना चाहते हैं, पर सेठ जी वे पैसे वापस नहीं ले रहे हैं। अब हम इन चांदी के सिक्कों का क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही हमें कोई उपाय बताइए। चारों निकम्मों की बातें सुनकर पंडित जी ने कहा, इसका एक ही उपाय है। तुम चारों के पास जो 20-20 हजार चांदी के सिक्के हैं, उन सिक्कों की मदद से गरीब लोगों के लिए एक धर्मशाला बनवा दो और लोगों के पीने के लिए पानी का एक कुंड बनवा दो। पंडित जी आगे बोले, लेकिन इसके लिए तुम्हें चारों को खुद भी मजदूरी करनी होगी और मिलकर उस भवन और कुंड का निर्माण कराना होगा। यानी तुम्हें ईंटें झलानी होंगी, मिट्टी का घोल तैयार करना होगा और कारीगरों के साथ मिलकर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर पंडित जी ने समझाते हुए कहा, जब धर्मशाला पूरी तरह तैयार हो जाए तो उसकी ऊपरी छत पर जाकर धनराज सेठ का नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिख देना, ताकि दूर दूर से आने वाले सभी लोगों को साफ दिखाई दे। और इसी तरह जब पानी का कुंड पूरी तरह तैयार हो जाए तो उस कुंड पर भी धनराज सेठ का नाम अवश्य लिख देना। पंडित जी आगे बोले, जब भी कोई व्यक्ति उस धर्मशाला में ठहरेगा या फिर उस पानी के कुंड से पानी पिएगा तो वह सेठ के नाम का गुणगान करेगा और जयकारा लगाएगा, धनराज सेठ की जय हो। यह सुनकर चारों निकम्मे बहुत खुश हुए और बोले, धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। हम ऐसा ही करेंगे, अब हम चलते हैं। तभी पंडित जी ने तुरंत आवाज लगाई, रुको रुको, अभी मेरी पूरी बात तो सुन लो। चारों निकम्मे रुक गए और हैरानी से पंडित जी की ओर देखने लगे। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।